हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माफिया का जुनूनी प्यार, चैप्टर नंबर 12, टॉर्चर, खिलौना, पहचानना। जैसे ही गौरी दरवाज़ा खोलता है तो देखती है कि गाड़ी में ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। वह पहले तो नहीं बैठती, उसे कुछ शक होता है, पर बाद में जब ड्राइवर उसे कहता है कि मैम मुझे विराज सर ने भेजा है, तो फिर वह खुशी खुशी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो जाती है। गाड़ी में बैठने से पहले एक बार अपने घर की तरफ देखती है, जो कि किसी दुल्हन की तरह ही सजा हुआ था। वह बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे अपने भाई और पापा के साथ ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब दूसरी लड़की देखती है कि गौरी गाड़ी में नहीं बैठ रही है, अपने घर की तरफ देख रही है, तो वह उसे कहती है मैम जल्दी चलिए, नहीं तो हम बहुत लेट हो जाएंगे, हम कोई देख लेगा। उसकी बात सुनकर गौरी अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखकर कहती है तुम ठीक कह रही हो, इतना आगे बढ़कर अब मैं पीछे नहीं हट सकती। फिर अपने मन में सोचती है जैसे आर्यन के साथ शादी करके तो मेरी ज़िंदगी ख़राब ही होती, और जब पापा और भैया को थोड़े दिन बाद आर्यन की सच्चाई पता चलेगी तो उन्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। फिर वह गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी वहाँ से चल पड़ती है। जैसे ही वह गाड़ी वहाँ से जाती है, दूसरी लड़की किसी को मैसेज भेजती है। गाड़ी एक सुनसान रास्ते में होते हुए जंगल जैसे रास्ते की तरफ जाती है और गौरी यह देखकर ड्राइवर भैया को पूछती है कि भैया हम तो मंदिर जा रहे थे ना। तो ड्राइवर कहता है घबराइए नहीं मैम, हम वहीं जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए। गाड़ी एक बहुत बड़े गोडाउन के बाहर खड़ी होती है। गौरी हैरानी से उसको गोदाम को देखकर कहती है, वह थोड़ा घबरा भी जाती है। वह बिल्कुल सुनसान जगह पर थी। फिर ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकाल कर बड़ी रिस्पेक्टफुली गौरी की तरफ का दरवाज़ा खोलता है और अपना सर झुकाकर कहता है मैम बाहर आ जाएं, हम पहुंच गए। फिर गौरी जैसे ही उसे जगह को देखती है, वह हैरान हो जाती है और गाड़ी के बाहर आकर घबराती हुई ड्राइवर से कहती है भैया या हम कहाँ आ गए हैं, आप तो मुझे मंदिर लेके जाने वाले थे। तो ड्राइवर कहता है मैम विराज सर आपका अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर गौरी देखती है कि दो बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर उसके आगे खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप इधर से अंदर आएँ। तो वह हैरान रह जाती है कि वह मंदिर जाने वाली और वह कहाँ आ गई। उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसने देखा गोदाम के आसपास भी काफ़ी बॉडीगार्ड अपने हथियार लेकर पहरा दे रहे हैं और सबके सब ने गौरी को देखकर अपनी आंखें झुका ली थीं। गौरी उस ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ अंदर चली जाती है। जैसे ही वह पहुंचती है, एक बहुत बड़ा हॉल था। बाहर से जैसे यह एक जगह कोई गोदाम की लग रही थी, पर अंदर जाकर एक आलीशान हॉल था जिसके बीचों बीच सीढ़ियाँ जाती हैं। और गौरी देखती है कि उसी हॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक मंडप सजाया हुआ था। वह उसे देखकर हैरान रह जाती है और देखती है कि सब जगह सजावट की गई हुई है, लाइट्स फुल, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और मंडप भी बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। फिर गौरी जैसे ही उस मंडप की तरफ बढ़ती है और तो एक साइड पर उसे विराज खड़ा दिखता है। वह जैसे ही विराज को देखती है खुश हो जाती, उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने लगती है, वह देखती है कि विराज के चेहरे पर कोई चोटों के निशान हैं और वह बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। वह हैरान हो जाती है विराज को इतनी चोट कैसे लगी। वह जैसे ही विराज से मिलने उसकी तरफ बढ़ती है और जैसे ही बिल्कुल विराज के पास जाने लगती है, वैसे ही कोई उसके और विराज के बिल्कुल बीच में खड़ा हो जाता है और उसे देखकर कहता है कैसी हो बेबी गर्ल, मिस यू। वह इंसान और कोई नहीं रुद्रांश था। वह रुद्रांश गौरी को ऊपर से नीचे तक देखता है। वह जैसे उसमें खो ही जाता है। गौरी लाल रंग के लहंगे में आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। उसने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, पर फिर भी वह सुंदर से सुंदर दुल्हन को भी पीछे छोड़ रही थी। एक पल को तो रुद्रांश उसकी खूबसूरती देखता ही रहता। वह उस इंसान को देखती तो वह उसे पहचानने की कोशिश करती और उसे उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। जब वह उसे ध्यान से देखती है तो वह घबरा कर बोलती है कि आप। तो फिर वह इंसान झुककर और गौरी के चेहरे के करीब आकर उसे कहता है ठीक पहचाना, रुद्रांश सिंह राठौर। जैसे ही उसने यह कहा तो गौरी हैरान हो गई और वह कहती है मिस्टर राठौर आपकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। रुद्रांश कहता है बहुत बोलती हो तुम बेबी गर्ल। गौरी के लिए तो यह एक सदमे जैसा ही था, जैसे पहचान जाती है कि वह वही शख्स है जो कि उसे 2 बार मिला और उसके साथ किस कर रिया।
फिर गौरी अपनी आँख बड़ी बड़ी कर उसकी तरफ देखकर कहती है, आप वही हो ना जो दिन ट्रायल रूम में मेरे घर पर। और रुद्रांश एक स्माइल के साथ गौरी को कहता है, ठीक पहचाना बेबी गर्ल, मैं वही हूँ जिसने तुम पर अपनी मोहर लगाई थी। और अपनी एक आई विंक करता है तो गौरी डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगती है। जैसे जैसे वह कदम पीछे ले रही थी, रुद्रांश वैसे ही एक मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और विराज यह देखकर हैरान हो रहा था कि गौरी रुद्रांश को कैसे जानती है। एक जगह जाकर गौरी रुक जाती है क्योंकि पीछे एक पिलर था और वह उससे टकरा गई थी। रुद्रांश बिल्कुल उसके पास पहुंचकर कहता है, क्या हुआ बेबी गर्ल, क्यों दूर जा रही हो मुझसे, जबकि तुम्हें तो मेरे पास आना है, मेरे करीब करीब बहुत करीब। अचानक एक खतरनाक और ऊंची हंसी हंसता है और विराज की तरफ देखता है। विराज पहले ही डर के मारे खड़ा हुआ था क्योंकि उसे ही पता था कि इन 2 दिनों में उसकी क्या हालत हुई। रुद्रांश विराज की तरफ देखकर कहता है कि उसकी क्या सोचा तुमने, मेरे खिलौनों को तुम चुराना चाहते थे। तो विराज अपना सर झुका लेता है, उससे बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ जा रहा था। फिर रुद्रांश गौरी की तरफ देखकर कहता है कि बेबी गर्ल चलो, टाइम हो गया, शादी का मुहूर्त हो गया, चलो लेट्स गेट्स मैरिड। गौरी हैरान रह जाती है। वह रुद्रांश को ऐसे देखती है जैसे किसी अजूबे को देख रही हो। वह जब फिर कहती है, शादी, किसकी शादी। रुद्रांश गौरी की तरफ देखकर कहता है, बेबी गर्ल आज हम दोनों की शादी है और तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, मैंने तो तुम्हें बताया था 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। गौरी को धीरे धीरे सब याद आ जाता है कि कैसे रुद्रांश उसके कमरे में आया था और उससे बोला था कि 2 दिन बाद धमाका होने वाला है। फिर सुबह मिरर पर अभी 2 दिन लिखा हुआ। तो गौरी कहती है, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगी। फिर विराज की तरफ देखकर जैसे ही उसकी ओर भागती है, रुद्रांश के बीच में ही एक गौरी को अपनी एक बाजू से कमर से कसकर पकड़कर ऊपर उठा देता है। गौरी अब हवा में लटकी हुई थी। फिर वह अपने एक आदमी को इशारा करता है तो उसका आदमी वैसे ही विराज को एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे मारता है, जिससे कि विराज, जो कि बड़ी मुश्किल से खड़ा था, वह नीचे गिर जाता है और उसके ओठों के किनारे से खून निकलने लगता है। पहले ही उसकी हालत बहुत बुरी थी। राका आगे बढ़कर उसको कॉलर से उठाता है और एक चेयर पर बिठा देता है। और अभी भी रुद्रांश गौरी की तरफ देखकर कहता है, बेबी गर्ल शादी तो हम दोनों ही आज ही होगी और वह भी तुम्हारी मर्जी से और खुशी खुशी। तो गौरी चिल्लाकर कहती, कभी नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, मैं विराज से प्यार करती हूँ। जैसे ही रुद्रांश गौरी के मुंह से विराज के लिए प्यार शब्द सुनता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, उसके हाथों की नसें उभर कर दिखने लगती हैं, उसका शरीर गुस्से से काँप रहा था। वह राका की तरफ देखकर कहता है, राका समझ कर उसकी बात विराज को करंट के झटके देने लगता है। दरअसल जिस कुर्सी पर विराज को बिठाया था वह कुर्सी पूरी की पूरी लोहे की बनी हुई थी और उसमें इस तरह से करंट छोड़ा था कि बटन दबाते ही उसमें बैठा आदमी तड़पने लगे। तो विराज ऊंची ऊंची चीखने लगता है और तड़पने लगता है। फिर गौरी यह देखकर रोती हुई चिल्लाती हुई कहती है, प्लीज़ बंद करो या सब मत मारो उसे, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो। तो रुद्रांश अपनी एक डरावनी आवाज़ में कहता है, क्या हुआ बेबी गर्ल, अच्छा नहीं लग रहा इस तरह अपने आशिक को देखकर। फिर वह गौरी की तरफ उन्हें गुस्से से लाल आंखों से देखता है और बोलता है, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी और वह भी खुशी खुशी। तो गौरी कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी क्योंकि मैं विराज से प्यार करती हूँ। और यह सुनते ही राका से विराज को करंट के झटके देने लगता है। इतनी ही देर में विराज की हालत के बस से बदतर हो गई थी। वह कुछ बोलना चाह रहा था पर उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। वह लगभग आधा बेहोशी में जा चुका था। फिर रुद्रांश गौरी की तरफ देखकर कहता है, बताओ बेबी गर्ल, अभी तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। बेबस होकर रुद्रांश के सामने खड़ी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर वह रुद्रांश को मना करती तो विराज को ज़्यादा करंट देता। पर गौरी यह शादी नहीं करना चाहती थी। पर वह उसकी तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ती बोलती है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। रुद्रांश उसकी तरफ देखकर कहता है, बेबी गर्ल मुझे तो सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है, यह शादी ज़रूर होगी। फिर राका आगे बढ़कर विराज के सर पर बंदूक तान देता है तो गौरी यह देख कर चिल्ला पड़ती है
और बोलती है प्लीज़ उसे छोड़ दो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। फिर रुद्र गौरी को देखकर कहता है बेबी गर्ल, मुहूर्त का टाइम निकल रहा है और पंडित जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता इस शुभ काम में कोई भी देरी हो। चौहान हाउस बारात आ चुकी थी और अनिल जी और अनीस बारात का स्वागत करने में बिजी थे। अनिल जी अपनी व्हील चेयर पर ही थे। वह पूरी गर्मजोशी के साथ आर्यन खुराना और उसकी फैमिली का और उनके सब दोस्तों का स्वागत कर रहे थे। वह अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतरेगा। गौरी की शादी आर्यन के साथ कराकर वह उसे पूरी तरह से सिक्योर करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि रुद्र से उसे कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ आर्यन खुराना ही है और उनका यह भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला था। लावड़िया भी उन्हीं के साथ बारात के स्वागत में बिजी थी। फिर कुछ देर बाद आर्यन को मंडप की ओर ले जाया जाता है और उसे मंडप पर बिठाकर पंडित जी कुछ रस्में शुरू करते हैं। आर्यन आज बहुत खुश था। वह अपने चेहरे पर एक घमंड के साथ बैठा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था कि आज गौरी उसकी हो जाएगी, पर फिर वह उसे उन सब बातों का बदला लेगा कि जो गौरी है उसे इतने टाइम तक तड़पाया और कितनी ही रूडली वह उससे बात करती है। क्या हो पाएगी रुद्रांश और गौरी की शादी? क्यों रुद्रांश गौरी को बार बार अपना खिलौना कहता है? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।